अस्सलाम वालेकुम बेटे। आजकल जो चैप्टर है हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। मुझे उम्मीद है कि जो चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस किया तो उसमें आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो आज हमने चैप्टर नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, पहले तो हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो एएलपी के अकॉर्डिंग है उनको डिस्कस करेंगे, और एक्सरसाइज डिस्कस करने के बाद फिर हम एडिशनल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो कि एएलपी के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन फुल के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उनकी एक पीडीएफ फाइल आप लोगों के साथ मैंने ग्रुप में शेयर की है, तो काइंडली उसको एक दफ़ा आप लोगों ने रिव्यू कर लेना है। और आज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है फिर हम उनको डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली कि हम उसको किस तरह से टैकल करते हैं, अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। बेटे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो ये है। क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन द टर्म्स यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो ये आपके पास तीन चीजें हैं, यूनिट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है एंड कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर है। आपसे कहा यह गया है कि इनको आपने डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट वेक्टर को डिस्कस करना चाहें कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर क्या चीज है। हम कहते हैं अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड 1। एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी होती है, इक्वल टू 1 होती है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, यूनिट वेक्टर का नाम दे देते हैं। ठीक है, इन दैट डायरेक्शन, मतलब एक गिवन डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो क्या होती है, 1 होती है। इसका पर्पस क्या है, हम अगर इसको यूज कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस आपसे पूछ ली जाए तो हम ये कहते हैं कि इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को आपने रिप्रेजेंट करना है ना, तो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ये पर्पस होता है यूनिट वेक्टर को यूज करने का। अब क्वेश्चन ये है कि हम डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर को क्यों यूज करते हैं। देखें, हम वेक्टर के साथ किसी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। इस चीज का मतलब जब मैं उसको 1 मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ना तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, ना वेक्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड चेंज होगी। तो यूनिट वेक्टर हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं कि वेक्टर चेंज ना हो, वेक्टर को अल्टर किए बगैर हम क्या करें, उसकी डायरेक्शन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए बगैर हम क्या इंडिकेट कर सकते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की मदद से इंडिकेट कर सकते हैं। अब एक वेक्टर यूजुअली इस फॉर्म में लिखा जाता है कि वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू ए हैट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये हमें पता है, एक वेक्टर दो चीजों का मजमूआ होता है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू ए से रिप्रेजेंट की है, ए हैट उसकी डायरेक्शन। वेक्टर को दो ही चीजें चाहिए डेफिनेशन अगर हम वेक्टर्स की पढ़ें। वेक्टर्स आपके पास वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, और जो यूनिट वाली बात है, चाहे वो स्केलर्स हैं, चाहे वेक्टर्स हैं, चाहे वो फेजर्स हैं, चाहे टेंसर्स हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उनके लिए यूनिट होना लाजमी नहीं होता। यूनिट क्वांटिटीज का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब बहुत सी क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी हैं जो कि यूनिटलेस है। तो एक चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए कि वेक्टर के लिए दो चीजें रिक्वायर है, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक चीज और इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए, अगर हम इंट्रोडक्शन में पढ़ें, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना किसी भी वेक्टर के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती, तो वो वेक्टर नहीं होगी बल्कि स्केलर होगी। फॉर एग्जांपल करंट है, डायरेक्टेड फ्लो ऑफ द चार्जेस होता है। प्रेशर है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, ये दोनों में डायरेक्शन तो इन्वॉल्व है, लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ना करंट फॉलो करता है, ना जो प्रेशर है वो फॉलो करता है। इस वजह से ये दोनों क्वांटिटीज हम एज अ स्केलर ट्रीट करते हैं। तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ी सी माइंड में रखनी है कि वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना जरूरी है। खैर ये बात की डिस्कशन है, अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए तो फिर उसमें इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक वेक्टर बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू ए हैट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये जो ए हैट है, हमने यही कहा ना कि यूनिट वेक्टर ए की डायरेक्शन में हम लिखा जाता है ए हैट, और इसको रीड करते हैं ए हैट। तो ए हैट किस चीज के बराबर हो गया, इस मैग्नीट्यूड को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दिया, तो वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अगर इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल तीन कंपोनेंट्स है वेक्टर के, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड है तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो आप इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख लें या ये फॉर्म लिख लें, ये दोनों ही फॉर्मूलाज आपके पास यूनिट वेक्टर के हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, देखिए यूनिट वेक्टर की आपके पास किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगा आपके पास, नॉट इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें बाजार ये लगता है कि जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब प्लेन के लिए आपके पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, स्पेस के लिए तीन है, ऐसा नहीं है। आप
एनी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर्स में भी डिफाइंड फॉर एनी डायरेक्शन, वो लाजमी नहीं है दैट, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कंपोनेंट की, तो एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट पॉसिबल होते हैं। आगे ये कंपोनेंट्स की डेफिनेशन में हम फिर दोबारा इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। तो यूनिट वेक्टर आपके पास किसी भी डायरेक्शन के लिए डिफाइन किया जा सकता है। एग्जांपल्स, आई हैट यूनिट वेक्टर होता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे हैट यूनिट वेक्टर होता है अलोंग वाई एक्सिस, के हैट यूनिट वेक्टर अलोंग जी एक्सिस होता है, और एन हैट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर होता है ये डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड सरफेस। एक स्पेसिफिक सरफेस है, उसके ऊपर नॉर्मल की डायरेक्शन को इंडिकेट करना है तो एन हैट नॉर्मल वेक्टर। इसी तरह आर हैट को यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए। ये आपके पास है, देखें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई हैट, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे हैट, जी एक्सिस की डायरेक्शन में के हैट। पोजीशन वेक्टर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू रीजन बताता है, और नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल ड्रॉन टू द स्पेसिफिक सरफेस, सरफेस से जो नॉर्मल वेक्टर होता है ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट था पोजीशन वेक्टर क्या। अब पोजीशन वेक्टर आपको बताता क्या है, पोजीशन वेक्टर का एक ही पर्पस है, उसने आपको लोकेशन बतानी है। पोजीशन वेक्टर ने आपको क्या बतानी है, लोकेशन बतानी है। अब लोकेशन किस चीज की बतानी है, किसी पॉइंट की, किसी प्लेस की, किसी ऑब्जेक्ट की। पॉइंट, प्लेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, इनमें से किसी भी चीज की अगर मैं लोकेशन बताना चाहता हूँ, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एनी ओरिजिन। ओरिजिन को आप ये भी कह सकते हैं कि हम विद रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड पॉइंट, कोई आपके पास फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट है उसके लिहाज से बताना चाहते हैं। तो आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, लोकेशन ऑफ अ प्लेस, लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बताता है किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब ये लोकेशन दो मायने में यूज होती है आपके पास। मतलब अगर हम सिर्फ पोजीशन को डिफाइन करें ना, पोजीशन का मतलब दो चीजें होता है। पोजीशन का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक आपके पास फिक्स्ड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हमने ओरिजिन लिया, तो ओरिजिन से किसी दूसरे पॉइंट की, किसी दूसरे प्लेस की, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है। तो इस चीज का मतलब ये होगा कि पोजीशन वेक्टर मुझे किसी दूसरे पॉइंट की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन भी बताता है, जिस चीज को हम कहते हैं कि लोकेशन, लोकेट करना उस चीज को कि वो कहाँ पे एक्सिस्ट करता है, इन प्लेन और स्पेस वो कहीं भी हो सकता है। अच्छा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन सच अ वे दैट इट्स टेल कंसाइड्स विद ओरिजिन एंड हेड विद पॉइंट। वो जो पॉइंट पी होगा, फॉर एग्जांपल प्लेन है तो उसमें दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए और बी, स्पेस है तो तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे ए बी सी। इस चीज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ऊपर ये ड्रॉ की भी हुई है फिगर, तो इसकी जो टेल है ये ओरिजिन के ऊपर है और हेड उस पॉइंट के ऊपर लाई करता है जिसको हम बोलते हैं जहाँ पे ये वेक्टर मौजूद है, ये पॉइंट मौजूद है। चूंकि अगर वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन को हम डिस्कस करना चाहें तो जो आपके पास टेल होती है ये उसका इनिशियल पॉइंट होता है, और जो हेड होता है वो टर्मिनेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। हेड के लिए एक वर्ड और यूज होता है टिप का, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स, मतलब प्लेन है ए बी, इज रिटन एज आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए यहाँ से कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्पेस में देख लें, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया था, ये था पोजीशन वेक्टर आर ऑन एक्स वाई एंड जी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। ए बी एंड सी आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो स्पेस के अंदर आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के एंड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये वाली चीज एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक पॉइंट दे दिया, ये वाला पॉइंट है ए बी एंड सी, और आपसे पूछ क्या लिया है, आपसे पूछ ये लिया इसके वाई जी किस एक्सिस में, किस प्लेन में, वाई जी प्लेन में बताएं जी कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। अब देखिए पहला पॉइंट हमेशा एक्स एक्सिस को, दूसरा वाई को और तीसरा जी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसने हमसे पूछा है वाई जी प्लेन, मतलब बी और सी को यूज कर रहे हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, बी जे प्लस सी के। अच्छा, अगर इनमें से किसी के साथ माइनस की वैल्यू होती तो हम माइनस लगाते थे। अगर वो एक्स जी में पूछता तो ए आई प्लस सी के, ए आई प्लस सी के। वाई जी में पूछा तो हमने कहा बी जे प्लस सी के। उसने एक्स वाई में पूछता तो ए आई प्लस बी जे। तो आपसे किसी भी प्लेन में पूछ ले, आपने इस चीज को याद रखना है कि एक्स में आई होगा, वाई के लिए जे होगा और जी एक्सिस में के यूज होगा। वो चाहे आपको 3 पॉइंट्स दे दें और इन 3 पॉइंट में से सिर्फ किसी एक प्लेन का डिस्कस कर ले, तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। एमसीक्यू फाइल आपसे शेयर की आपने, उसको इस तरह के प्रैक्टिस एमसीक्यू 4 से 5 मिल जाएंगे जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या चीज होती है। अब कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर क्या होता है, हम बोलते हैं किसी भी वेक्टर की एक गिवन डायरेक्शन में जो इफेक्टिव वैल्यू होती है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है
उसकी इफेक्टिव वैल्यू का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर था आर। अब मैं कहता हूँ इस आर का एक्स एक्सिस में क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स लग रही है किसी एक एंगल स्पेसिफिक थीटा के ऊपर, और आपसे ये पूछा जाता है इसका इस फोर्स का एक्स एक्सिस में कितना असर है, इसका वाई एक्सिस में कितना असर है, इसका जी एक्सिस में कितना असर है। तो एक इस तरह वेक्टर का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो असर होता है ना, उसको हम बोलते हैं जी ये उसका उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में कंपोनेंट है। तो हम क्या कहते हैं, अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन, कि उसकी एक गिवन डायरेक्शन में जिसमें भी पूछ ली जाए इफेक्टिव वैल्यू होती है। अब एक कंपोनेंट को हम फिर क्या कहते हैं, इस चीज का मतलब कंपोनेंट हमेशा उस वेक्टर का एक पार्ट हुआ, छोटा सा वेक्टर का क्या होगा, पार्ट हुआ, तो हम क्या कहते हैं, a vector may be considered as results of its component vectors along the specified direction। कि ओवरऑल वेक्टर इन एक्चुअल मुझे उनके जो छोटे छोटे अज्जा हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनके सम करने से मुझे मिल रहा होता है। जहां हम इसको ये भी कह सकते हैं कि कंपोनेंट हमेशा वेक्टर का पार्ट होता है। क्लियर होगी बात? अब बुक में चूंकि हमारे पास इस दफा एएलपी में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको सॉरी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मौजूद नहीं है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा रफली आइडिया ले लें। आपके पास वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर वो कहता है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वो बात करता है, कौन से कंपोनेंट्स की बात करता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का बेटे मतलब क्या होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उनकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होते हैं वो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अब प्लेन की जब बात करेंगे तो प्लेन के अंदर आपके पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तादाद होती है वो 2 होती है, और स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। ठीक है, इस चीज से हमें ये समझ में आई कि मिनिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर 3। सिर्फ कंपोनेंट कहता है मिनिमम नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर, मिनिमम उसके 2 कंपोनेंट्स वेक्टर के लाजमी होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, उसने कहा जर्नल कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, रेक्टेंगुलर का वर्ड नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर अनडिफाइंड इनफाइनाइट वेक्टर्स। मतलब मैंने अभी ऊपर यूनिट वेक्टर में कहा था, यूनिट वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हो, इस चीज का मतलब, तो कंपोनेंट्स तो आपके पास इनफाइनाइट डायरेक्शन में हो सकते हैं, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हो सकते हैं, जितनी भी डायरेक्शन है हर डायरेक्शन में वेक्टर के कंपोनेंट्स पॉसिबल है, तो वो इनफाइनाइट डायरेक्शन है। इस चीज से हमें ये कंक्लूजन मिलती है कि किसी वेक्टर के मैक्सिमम कंपोनेंट्स की तादाद इनफाइनाइट होती है। और अगर रेक्टेंगुलर में पूछेगा तो मिनिमम रेक्टेंगुलर 2, मैक्सिमम रेक्टेंगुलर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, द वेक्टर सम ऑफ 3 वेक्टर्स गिव्स अ जीरो रिजल्टेंट, व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर्स। अब याद रखना है, ठीक है, ये लाजमी नहीं है 3 है, ये 3 से ज्यादा है, वो 10 हैं, 20 हैं, कोई भी है, ये जर्नल भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो हम इन 3 को देख लेते हैं। सपोज करें मेरे पास कोई से 3 वेक्टर्स हैं f1 f2 f3। अच्छा, इस जगह f1 f2 f3 की जगह वेक्टर a b c कर दें, जो आपका दिल करे कोई भी वेक्टर आप सपोज कर ले, मैंने फोर्स वेक्टर को सपोज किया, आप ए बी सी जर्नल करें तो वो भी बेस्ट वे होगा। अच्छा, मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं f1 f2 एंड f3, इनको अब मैं हेड टू टेल रूल से अरेंज करता हूँ। पहले तो हेड टू टेल रूल समझ लें होता क्या था। हेड टू टेल एक ग्राफिकल मीन था, ग्राफिकल वे था फॉर द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ग्राफिकल थी। उसमें हम करते क्या थे, पहला वेक्टर ड्रॉ करते थे अकॉर्डिंग टू चूजन स्केल इन गिवन डायरेक्शन, पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर, और इसी तरह दूसरे वेक्टर के हेड से तीसरा, तीसरे के हेड से चौथा, और एट द एंड पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाते थे तो रिजल्टेंट मिलता था। अब मेरे पास ये 3 वेक्टर्स हैं, इनकी उसने पूछी है ओरिएंटेशन क्या होगी, किस वे में इनको ड्रॉ किया जाए। तो इस चीज का मतलब ये होगा कि 3 वेक्टर्स हेड टू टेल रूल से इस तरह ऐड हुए हैं कि वहां पे कोई रूम नहीं है, देयर इज नो रूम फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब वहां पे रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने की जगह ना बचे। फॉर एग्जांपल f1 ड्रॉ की, f2 ड्रॉ की, f3 ड्रॉ की, तीनों फोर्सेस मिल गई, और यहाँ पे अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करना चाहूँ पहले वेक्टर की टेल को आखिरी के हेड से, वो तो सिर्फ एक पॉइंट आएगा, दैट इज जीरो वेक्टर, जो कि एक नल वेक्टर है। इस चीज का मतलब हमने कहा फिर व्हेन 3 वेक्टर्स f1 f2 एंड f3 आर अरेंज्ड बाय हेड टू टेल इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ क्लोज ट्राइंगल, वो एक क्लोज ट्राइंगल बनाते हैं, एंड देयर इज नो रूम फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, तो वहां पे कोई स्पेस नहीं है, रूम नहीं है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने की जगह ही नहीं है, देन देयर रिजल्टेंट इज जीरो, तब उनका रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इस चीज का मतलब क्या है, आसान कर देता हूँ इसको, और अगर कंक्लूड करें, जब भी आपके पास पहले वेक्टर की टेल और
आखिरी वेक्टर का हेड कंसाइड करेंगे, जितने मर्जी वेक्टर्स दिए गए हों उनका सम 0 होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, जब भी पहले वेक्टर की टेल आखिरी वेक्टर का हेड आपस में कंसाइड कर जाएंगे, जब उनको हेड टू टेबल से ऐड किया हुआ है, रिपीट कर देता हूँ, वो 3 वेक्टर, 2 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, 4 हैं, 1,00,000 वेक्टर्स हैं, मिनिमम 2, मैक्सिमम इनडिफाइंड नंबर ऑफ अनडिफाइंड नंबर ऑफ द वेक्टर्स, इनफाइनाइट वेक्टर्स कह लें, उनको इस तरह से हेड टू टेल रूल से ऐड किया हो कि पहले वेक्टर की टेल जब भी आखिरी वेक्टर के हेड से कंसाइड करेगी, वहां पे कोई रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह नहीं बचनी, तो उनका वेक्टर सम 0 होगा। ठीक है, तो देन हेड ऑफ F3 coincides with tail of F1, पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड कंसाइड करके रिजल्टेंट बिकम 0। हम तो लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 0, या अगर ABC लिखते तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंटली आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हेड टू टेल रूल से वेक्टर एक क्लोज शेप बना लेंगे। एक और बात समझ लें, 3 वेज अब बता दिए। एक ये बता दिया कि हेड टू टेल रूल से इस तरह ऐड करें कि आपके पास वहां पे रिजल्टेंट ड्रॉ करने की जगह ना बचे। दूसरा वे ये बता दिया कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स इस तरह से ऐड हुए हैं कि पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड कंसाइड कर रहे हैं, तो फिर भी रिजल्टेंट 0। और आखिरी में ये बता दिया कि आपके पास वेक्टर्स इस तरह से ऐड हुए हैं कि वो ऐड होने के बाद हेड टू टेल में एक क्लोज शेप बना रहे हैं। तो जब क्लोज शेप आपको कोई भी दी गई होगी, उस क्लोज शेप का जो रिजल्टेंट होगा डेफिनेटली वो क्या होगा, 0। ठीक है, वहां पे कोई स्पेस नहीं बचेगी रिजल्टेंट को ड्रॉ करने की। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन ये है, कैन यू ऐड 0 टू अ नल वेक्टर, कैन वी ऐड स्केलर टू अ वेक्टर। डिफरेंट तरह के ये पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब हम कभी भी 0 को नल वेक्टर में ऐड नहीं कर सकते। रीजन क्या है, ये जो 0 है ना, 0 इज इनफैक्ट अ स्केलर नंबर। 0 तो स्केलर नंबर है, और नल वेक्टर इन एक्चुअल एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 0 होती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। अब आर्बिट्रेरी सर डायरेक्शन, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो मैंने ये कहा कि नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड 0 होती है और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में लें, वो आपके पास सेम आएगी। मतलब इसमें कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का डिफरेंस नहीं होता। इस चीज को आर्बिट्रेरी बोलते हैं, एनी डायरेक्शन हो सकती है। तो जो 0 है वो स्केलर है और नल वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों फिजिकली डिफरेंट है। इस चीज का मतलब दोनों की जो फिजिकल नेचर है वो क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई। जब दोनों की फिजिकल नेचर डिफरेंट है, तो फिर इस चीज का मतलब ये होगा कि इन फिजिकल डिफरेंट नेचर वाले वेक्टर्स को हम क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। पहले चैप्टर में ग्लोसरी को पढ़ें, समरी को पढ़ें, आखिरी लाइन लिखी हुई है। फिजिक्स में हम सिर्फ उन क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं, जो फिजिकली सेम होती है। फिजिकली सेम क्वांटिटीज ऐड की जा सकती है। अब स्केलर और वेक्टर दोनों फिजिकली डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, तो फिजिक्स में फिजिकली डिफरेंट क्वांटिटीज को ऐड नहीं किया जा सकता। इसकी नेचर ही और है, स्केलर है, इसकी नेचर ही और है, वेक्टर है, तो एक स्केलर वेक्टर में ऐड नहीं हो सकता। तो हम किस तरह से आंसर लिखेंगे, हम लिखेंगे अ स्केलर कैन नॉट बी एडेड इन अ वेक्टर बिकॉज बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल नेचर। दोनों की फिजिकल नेचर, ये वाली जो लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों की फिजिकल नेचर डिफरेंट है, और फिजिक्स में सिर्फ वो क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं जिनकी फिजिकल नेचर क्या हो, सेम हो। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने। बच्चे सिर्फ इतना लिख के आ जाते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल अ स्केलर के नॉट बी एडेड टू द वेक्टर, यहाँ तक नहीं लिखना। आपके रीजन बतानी है, बोथ आर फिजिकली डिफरेंट इन नेचर, उनकी जो फिजिकल नेचर है वो डिफरेंट है। फिर हमने ये भी लिखना है, स्केलर्स को ऐड किया जाता है अरिथमेटिक रूल्स। अरिथमेटिक रूल्स आप सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, और जो वेक्टर्स होते हैं उनको स्पेशल रूल्स वेक्टर अलजेब्रा या ग्राफिकल मीन्स की मदद से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, हेड टू टेल, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं वेक्टर्स को ऐड करने की। तो इस वजह से स्केलर्स और वेक्टर्स का आपस में जो एडिशन है वो पॉसिबल नहीं है। इवन सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल नहीं है, इनको आप सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो आई होप के आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं।